नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत मेरी दिल्ली मेरी शांति खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात जहाँ जा रहा हूँ चमन शर्मा जी से, जो कि पावर काउंसिल ऑफ दिल्ली का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जानेंगे कैसा रहा इनका आज तक का सफर और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली और क्या कार्य करने वाले हैं अधिवक्ताओं के लिए दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरे सामने। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे ये यात्रा आपकी कब आरंभ हुई, अधिवक्ताओं के संघर्ष की, और इस चुनाव की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कहाँ से आरंभ हुआ आपका अधिवक्ताओं की राजनीति का सफर। तो सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप किस अधिवक्ता कब बने और किस प्रकार आपका सफर शुरू हुआ। देखिए, मेरा नाम चमन शर्मा है और आने वाली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का चुनाव है 21, 22 और 23 को होने जा रहा है। मैं उसे प्रत्याशी के रूप में भाग ले रहा हूँ। जब मेरी यात्रा रही वो शुरू होती है 2002 से। मैं अपने परिवार में, मेरे रिश्तेदार में कभी कोई एडवोकेट नहीं था, तो मैं फर्स्ट टाइमर हूँ। उस समय जैसे सबने ढूंढा कभी कोई एडवोकेट सीनियरिटी के लिए मुझे मिले, मैंने भी ढूंढता ढूंढता मैं किसी के रेफरेंस से कलकत्ता में आया। वहाँ फिर मैंने पहले जूनियरशिप की और फिर मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। तो संघर्ष के रास्ते में जो जहाँ तक हम प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा तो मुझे वहीं से चुनाव लड़ने की लगी, क्योंकि जो पहली बार कभी आप किसी पद के लिए चुनाव लड़े हैं, कभी किसी भी सादराबाद से कहीं? मैं 2 बार यहाँ पर चुनाव में, मेरे को सादराबाद एसोसिएशन ने चुना है और बड़े मुझे लगता है जितना प्यार मुझे सादराबाद एसोसिएशन ने किया है, मुझे शायद पूरा प्यार मेरे परिवार या मेरे रिश्तेदारों से भी नहीं मिला। क्योंकि जब मैं आया था तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं जानता था। ये मतलब सादराबाद के जो सीनियर मेंबर, कोरी किताब थी, जो भी अक्सर गढ़े गए लिखे गए वो सादराबाद द्वारा लिखे। सादराबाद के जो मेरे सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने मुझे गढ़ा। वहीं से जो प्रेरणा की बात हुई थी वो भी वहीं से चली थी, क्योंकि मैंने सारा कुछ उसको मैंने सहा है। वो जो एक नया अधिवक्ता आकर के चुनता है वो सारी चीजें सही है। जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले तो उसके पास इतने किराए के पैसे भी नहीं होते, अगर उसका बैकग्राउंड सॉलिड नहीं है तो उसको इतने पैसे नहीं होते कि वो किराए के भी पैसे के कोर्ट में जाए। फिर उसके पास बैग रखने की भी जगह नहीं होती, वो भी मैंने चुना। मेरा कुछ हालांकि खट्टे मीठे अनुभव भी रहे, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप अगर बैग रखने की जगह ढूंढते हो तो वो सीनियर अधिवक्ता भी कई बार आपसे कुछ फायदा लेने की कोशिश करते हैं, तो कई बार वहाँ भी दिक्कतें आती हैं। तो बैग तक रखने की जगह नहीं होती नए अधिवक्ता के साथ। कपड़े धुलने तक के उसके पैसे नहीं होते, काला कोट धुले कहाँ से बड़ी। और सबसे ज्यादा जो पैसे उसको लगता है कि जब क्लाइंट आता है तो उसको एक चाय भी पिलानी पड़ती है, और जब वो चाय पिला कर क्लाइंट नहीं रुकता नहीं बात, तो वो चीजें सबसे ज्यादा नए अधिवक्ता को दुख देती हैं। जैसा कि आपने बताया, बड़ा संघर्ष होता नया अधिवक्ता के लिए। आप कभी जब राजनीति में आए तो कभी आपने चुनाव लड़ा, किसी पद पे रहे? सर, सबसे पहला चुनाव लड़ा था मैंने 2006 में सहादरा बार एसोसिएशन में मेंबर एग्जीक्यूटिव का पद था। और उस समय जो होते थे 7 पदाधिकारी होते थे। आज हमारे पदाधिकारी बढ़ चुके हैं और मेंबर एग्जीक्यूटिव ज्यादा 2 या 3 होते हैं, एक महिला होती है, 2 पुरुष। उस समय एक ही मेंबर एग्जीक्यूटिव होता था, तो वो महत्वपूर्ण चुनाव होता था संघर्ष के मामले में। वो तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल वीपी के बराबर होता था। और उस समय क्योंकि बात छोटी थी, सब एक दूसरे को जानते थे, वो कुछ करने के लिए भी होता था। और लोगों को याद होगा कि मैंने उसमें क्या करा जी। मैंने कितने वकील रहे होंगे उस दौर में? लगभग मेरा चुनाव था जी, पहला जो था 1200 कुछ वोटें पड़ी थी, उसमें से 371 वोटें मुझे मिली थी। तो बार ने मेरे को चुना था। मतलब फेस का चुनाव था, फेस टू फेस सब एक दूसरे को जानते। सब व्यक्तिगत तौर पर जानते थे। और मैं तो सादरा बार का इसीलिए आभारी हूँ कि लोग ना कहते हैं कि भी राजनीति सीधे लोगों की नहीं है, सच्चे लोगों की नहीं है, पैसे वालों की है। मेरी तो औकात नहीं थी किसी वकील को मैं कुछ खिला सकूं। तो लोगों ने मुझे बड़े प्यार से चुना और बिना पैसे के चुना। मैंने तो किसी को कुछ नहीं खिलाया। तो आपने रिटर्न दिया बिना बिगर पैसे के किसी का काम किया, या आप चीजें बदल गई? सर, मैंने जीव लायक भी चुना। उस दौरान में मैंने 5 तो FIR दर्ज कराई अपने वकील साथियों के पक्ष, जो सफर थे कई बार नहीं हो पाई थी। तो हालांकि उसमें मेरे बार के और भी सदस्यों का सहयोग रहा, सबसे मिल करके रही। और 2 तो ऐसी रही कि हमको 156 3 भी डाल करके मेरे को FIR दर्ज करानी पड़ी। 1-2 वकीलों के संघर्ष में भी उस समय 1-2 लोगों के बड़े व्यवहार खराब थे, जिस साहब का नाम लेना मैं उचित नहीं बता। ताकि आपकी जो लड़ाई है वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, खासकर युवा अधिवक्ताओं के लिए, 2002 या 2000 के आसपास से आरंभ हो गई थी। बिल्कुल, जिस दिन से भी हम इस सामाजिक जीवन में आए उसी दिन से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। क्योंकि हमने डे 1 से देखा कई अधिवक्ता आते हैं, वो मेरे को आज भी वो दिन याद आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जब एक अधिवक्ता का शुरू का सफर होता है, खासकर 20 साल 25 साल पहले, तो पैसा लोगों के पास था ही नहीं, चाय तक के पैसे नहीं होते थे एक दूसरे को। ये अधिवक्ता की भी बात थी, नेताओं की भी बात थी, पत्रकारों की भी बात थी, चंद लोगों के पास पैसा हुआ करता था।
आज समय बदल गया है, चुनावी रणनीतियां बदल गई हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर कि आज का चुनाव महंगा हो गया है। आप किस प्रकार चुनाव तो महंगा हो गया है, एक्चुअली चुनाव को अब दूसरी दिशा में लोगों ने मोड़ दिया है। अब क्या है, कुछ हमारे नेता पेशेवर हो गए, वो केवल और केवल राजनीति करते हैं पैसा कमाने के लिए। अब वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भाई निकालेंगे भी। अब सेवा का माध्यम नहीं है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। समझिए, मेरा मानना है कि आप जैसे लोगों को आना चाहिए और लोगों को समझना भी पड़ेगा कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए, क्योंकि अगर हम उसे किसी लालच से वोट दे रहे हैं या गिव एंड टेक कर रहे हैं तो वो व्यापार है, ना कि समाज। सर मैं तो यही कहता हूँ। अच्छा, वकील तो तर्क के साथ बात करता है। अगर तर्क है तो आप बताओ। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है जी मैं सेवा करने आया हूँ, भाई वो फिर पैसा क्यों खर्च करेगा? अगर सही मायने में सेवा करनी है तो वो क्यों कहेगा कि भाई अभी आप जो है ये मेरा जी मिठाई का डब्बा भी लो और मैं सेवा भी करूंगा। तो ये तर्क वकीलों की समझ में, हालांकि सभी मेरे विद्वान अधिवक्ता होते हैं, लेकिन ये तर्क मैं समझाना चाहता हूँ। भाई अगर मैं कहता हूँ कि मेरी सेवा, अब कल को बार अगर मुझे रिजेक्ट कर देती तो मुझे क्या है, मैं वकालत करूंगा। भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया, भाई मेरी इच्छा है जो मैंने अभी आपने कहा कि आपने प्रस्तुत किया लोगों के सामने, मैंने आपका वो दौर भी देखा जब मेट्रो को लेकर लड़ाई चल रही थी। आप उन चंद वकीलों में थे जिन्होंने आवाज उठाई कि करकड़ुमा कोर्ट के ठीक प्रांगण में या बिल्कुल पास में या सामने या गेट के पास मेट्रो स्टेशन था। कैसा अनुभव था आपका? क्या सी लड़ाई थी? सर उस समय सादरा बार एसोसिएशन ने मुझे ट्रेजरार के रूप में चुना था, मैं पदाधिकारी था। तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी उसमें लगी थी। हमको उस समय दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस की, तो उस समय हमें पता लग गया था कि भाई एक जो मेट्रो स्टेशन है वो एक पीछे ललित होटल करके कुछ होटल था, तो उसके अनुसार वो बनाया गया था। हमको पता लगी, वकीलों को सबको पता लगी। हम सभी साथियों के साथ सड़क पर उतरे, हमने प्रदर्शन किया, मेट्रो का काम भी रोका, कई दिन बंद रहा। जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ी बात भाई, यानी कि आप ये समझ लीजिए, जब अधिवक्ता और आपका नायक, आपका नेता आपके पक्ष की बात रखता है तो सरकार को झुकना होता है। अभी हमने एक ही बात और कही थी यहाँ, मैं इसलिए बात को मैंने रोका कि पैसे की ताकत से आप समाज सेवक समाज सेवक खड़ा नहीं कर सकते। समाज सेवक खड़ा करना है तो आपको इन भावनाओं को समझ। बिल्कुल ठीक बात है। देखो मैं दावा करता हूँ ये बात। देखिए, आप ये कह रहे हो, आप जो ललित होटल जो है, जो भी होटल था वहां मेट्रो होना था, आपने अपने संघर्ष से उसको मूव किया। हाँ, मतलब हमारे वकील साथियों का संघर्ष। वही मेरा मैं ये नहीं कहूँ मैं अकेला था, मेरी पूरी बार मैंने कहा भाई हर फ्रंट पर कदम थी। और मुझे ट्रेजरार के रूप में भी बहुत साथ मिला। मेरा पूरा पदाधिकारी एक भी ये नहीं कह सकता कि भाई हमने कोई सिंगल अलग जाकर के कदम उठाया। पूरी की पार हमारी यूनिटी बहुत अच्छी थी, परिवार की तरह काम करते थे और संघर्ष किया, मेट्रो का काम रोका और सरकार झुकी और एक मेट्रो स्टेशन आपके सामने। वरना तो आप सोच सकते हैं कि अगर यह मेट्रो का स्टेशन नहीं होता तो आज अभी पार्किंग की इतनी अव्यवस्था है यहाँ पर। तो अगर ये मेट्रो और ना बना होता तो गाड़ियां और ज्यादा आती, तो व्यवस्था फैलनी थी। तो ये कितना फायदा हुआ उससे? सर फायदा तो काफी हुआ, काफी। कितने लोगों को वादे याद है आज? सर हमको बताना पड़ेगा। एक्चुअली में मैं कह रहा हूँ कि कुछ मुझे दुख इसी बात का होता है कि जो वकील पूरे समाज को दिशा देता था, राजनीतिक दिशा देता था, वो मुझे लग रहा है खुद ही राजनीतिक रूप से भटक चुका है। उन चीजों की चर्चा ही नहीं होती है। आज हमारी ये चर्चा ही नहीं होती है कि भी हमारे वकील भाइयों को किस चीज की जरूरत है। या एक बात कही जाती है कि अधिवक्ता यूनिटी, वकीलों की एकता। आज से 20-25 साल पहले वकीलों की लड़ाइयां होती थी, कोई पूछता नहीं था। आज मुझे लगता है यूनिटी हो रही है, उसको किस तरह देखते हैं? वकीलों की यूनिटी हो रही है और मुझे लगता है वकील ही एक ऐसी कौम है कि जो एक दूसरे के साथ खड़ी होती है। अदरवाइज तो और मैंने कि ये यूनिटी कहीं और नहीं देखी है। कारण कि हमें बड़े बड़े बदमाशों से लड़ना पड़ता है। तो यूनिटी, वो यूनिटी है जिससे एक अधिवक्ता जीतता है। क्योंकि क्रिमिनल्स भी, कई बार क्रिमिनल्स भी आते हैं हमारे संपर्क में रहते हैं। कुछ गलत लोग भी मान लो कोशिश करते हैं कि भाई हम वकीलों को दबा लें। तो वहाँ वकील यूनिटों की जरूरत है, ये मैं मानता हूँ। और हम वकीलों के पक्ष में, और भी लोग खड़े होते हैं, हम भी बिल्कुल वकीलों के पक्ष में खड़े होंगे। कुछ ऐसे घटनाक्रम आपको याद है, आप बताना चाहेंगे जब आपने वकीलों के समर्थन में कुछ कार्य किए हो या संघर्ष किया? सर वकीलों के पक्ष में तो डे वन से हम काम करते आ रहे हैं। डे वन से बिल्कुल, जब हम मेंबर एजुकेट थे तब भी, जैसे मैंने बताया कि पांच तो मुझे याद है कि 5 FIR हमने दर्ज कराई थी। एक बार एक एडवोकेट थे हमारे साथी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये ई ब्लॉक में बैठते थे 3rd फ्लोर पे। एक जज साहब से कुछ बात हो गई थी उनकी, उनको कस्टडी में ले लिया था, तो वहां से हम जबरदस्ती उनको छुड़ा करके भी लाए थे जब हम ट्रेजरार थे। उस समय की बात बता रहा हूँ। तो तब से चला। एक मेरे को याद आ रहा है कि हमारी टेंट का बात है कि किसी वकील साहब का एक आनंद विहार थाने में झगड़ा हो गया था। तो आसपास बहुत सारी फोर्स लगी थी, 5-5 कंपनियां, लेकिन हमको उस दिन अंडरग्राउंड होना पड़ा था क्योंकि संघर्ष करने के लिए हमारा फील्ड पर रहना जरूरी था। क्योंकि अगर हमारे साथ भी कुछ हो जाता तो जाहिर सी बात है हमारी यूनिट टूट जाती। तो उस यूनिट को बनाए रखने के लिए हमने अंडरग्राउंड रह करके भी काम किया, लेकिन वकील झुके नहीं। और शाहदराबाद तो आपको जानते हो,
ताकत बहुत बार है। आज वकीलों की संख्या बहुत बढ़ गई है, किस तरह चुनाव मैनेज करें? देखिए मुझे लगता है वकील तो सब पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति होते हैं, वो ठीक बात है, सब कुछ चलता है, लेकिन वो चुनेंगे मेरिट पर ही, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे दो दो बार बार ना दिया है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं मतलब किसी एक वकील को भी खरीदने की कल्पना नहीं कर सकता। क्या ये चुनाव कास्टिज्म की तरफ जाएगा या योग्यता की ओर? तो कुछ ना कुछ जो मुझे लगता है कि हल्की हल्की जो राजनीतिक खामियां हैं वो हमारे थोड़ा अंदर घर कर गई हैं, मतलब मुझे लग चुनाव निकलेगा उसका पिछला व्यवहार भी काम आएगा। जैसे कि मैंने बताया, एक मेंबर एग्जीक्यूटिव जैसी पोस्ट पर मैंने एक ऐसा इतिहास गढ़ा जिसकी चर्चा शायद नहीं होगी। जिस दिन उस दिन का कार्यकाल समाप्त हुआ था उसी दिन मैंने अपना इस्तीफा दिया था। लोग चुनाव जीतने के लिए पोस्टर लगाते हैं, मैंने पोस्ट छोड़ते समय पोस्टर लगाया था उसी दिन, और बड़ी चर्चा हुई थी। उसमें मॉरल ये था कि जिस दिन जितना मेरा कार्यकाल है उसी दिन चुनाव होना चाहिए, वो मेरा संदेश था। वो मैंने 2006 में उस छोटी सी पोस्ट पर दिया था। आज देखो, आज भी हमारा बार काउंसिल का पिछला चुनाव 9 साल में हुआ, ये 8 साल में हो रहा है। आज आप जो नया अधिवक्ता बनता है, बार में आता है, तो उसके चेहरे में आप देखते हो चमन को और कैसे उसके साथ ट्रीट करते हो? सर अब क्योंकि काफी लोगों पर पैसा भी है, दिल्ली एनसीआर में काफी लोग रईस हो गए हैं जो सीधे कॉन्वेंट में आग पढ़ते हैं और सीधे उनको पिताजी गाड़ी दे देते हैं, स्पेस भी उनके पास है ऑफिस का। लेकिन आज भी मैं मानता हूँ 90% लोग रोजी रोटी की तलाश में आता है नया वकील, और खासकर जो फर्स्ट टाइमर है उसके पास कोई और काम नहीं है, 10% को मैं छोड़ देता हूँ, तो 90% आज भी वकील में अपनी छवि उसमें देखता हूँ। उसके पास आज भी वो साधन नहीं है, आज भी उसके पिताजी के पास उतने पैसे नहीं होते बेटा जा। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, प्राथमिकता किन किन का रखो? सर सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी यही कि जो भी मेरा अधिवक्ता बने, अधिवक्ता कहलाए, वो अपने आप में सक्षम हो जाए। वो इतना सक्षम हो जाए कि उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ना उसको घर से जाकर के कहीं से पैसे ला के देने पड़े। वो सक्षम कैसे बने, उस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। तो हर अधिवक्ता अभी सक्षम। कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ था वकीलों के हित में, उसमें आपने की क्या भूमिका रही और उसे किस प्रकार से? तो आंदोलन में भी आपने देखा कि हमने जो कड़कड़डुमा में रहा है, 138 की कोर्ट की चली गई थी, तो हम रात रात भर जाके धरने प्रदर्शन दिया, रात भर हम भी रुके, उसमें सब लोग रुके, और उसका नतीजा भी रहा कि जो 138 की कोर्ट चली गई थी वो वापस आई, तो उसमें भी नहीं। चमन शर्मा जी को सादरा बार से या एक सादरा के लोग अपना नेता मानते हैं जो पूरी दिल्ली में रिप्रेजेंट करे। सर सादरा बार के लोग मुझे नेता नहीं मानते, मैं साद के जो अधिवक्ता हैं वो मेरे को नेता नहीं मानते, वो मुझे अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं। और कई बार मतलब मुझे इतना प्यार मिलता है ना, लोग कहते हैं मेरी सुरक्षा को लेकर के इतने चिंतित रहते हैं, मतलब इतना प्यार देते कि अरे भाई चमन तुम थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल करो, ये करो, और इतना आशीर्वाद मिलता है बहुत कुछ। तो वो नेता की दृष्टि से तो मैं नहीं कहता कि मुझे नेता की दृष्टि से नहीं देखते, मुझे वो परिवार के हिस्से की तरह देखते हैं, चाहे वो महिलाएं हों। महिलाएं मेरी सुरक्षा की इतनी चिंता करती है, पिछले चुनाव में झगड़ा हो गया था, कई महिलाओं के फोन आए, भैया तुम मत जाना, ये राजनीति तो अलग है। आप बिल्कुल सादगी को अपनाते हैं, सीधे रास्ते पे चलते हैं। एक कहावत कही जाती है, सादा व्यक्ति होता है, उच्च विचार होते हैं, कुछ ऐसा होता है। क्या उस मेरिट पे आज लोग खरे उतरेंगे आप आने वाले टाइम में, आप देख पाएंगे? सर मुझे लगता है कि ईमानदारी हमेशा से रही है, क्या बात? और ईमानदारी हमेशा ही रहेगी। बेईमान लोग कम होते हैं, वो दिखते ज्यादा हैं, ईमानदार लोग ज्यादा हैं, वो वकीलों में भी है। कई लोगों ने क्या है, हमारे वकालत के पेशे को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि जैसे शायद सारे झूठे लोग इसी में ही है, जबकि मैं ये दावा करता हूँ कि वकालत के बराबर सीधा, सच्चा और ईमानदारी का पेशा जिसमें आप न्याय दिलवा सकते हैं लोगों को, ऐसा दूसरा पेशा ही इस दुनिया में नहीं है। ये इस पेशे मतलब ये कहावत थी, है और रहेगी कि इस करण के बाद एक वकील ही है जो आपके साथ खड़ा रहता है। न, वकील तो देखो वो उसकी ईमानदारी है, उसका पैसा भी है, और वो खड़ा रहता है। यही कहा जाता है ना वकीलों के बारे में कि सृष्टि में या तो करण अगर ये जानते हुए भी गलत है फिर भी खड़ा है, या फिर वकील खड़ा है। लेकिन आजकल के लोग ये कह रहे हैं कि वो फीस के लिए खड़ा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वो फीस के लिए नहीं खड़ा, केवल वो केवल पैसे के लिए वकालत। अगर कोई व्यक्ति केवल पैसे के लिए इस वकालत के पेशे में आ रहा है, तो भाई साहब आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारा पैसा है, आप बहुत सारे पैसे अपना सकते हैं, लेकिन इस पैसे में रह करके जो आप परिवार बचा सकते हैं, किसी गरीब को न्याय दिलवा सकते हैं, और तो और समाज को दिशा दे सकते हैं, वो आप दूसरी किसी पेशे में ये नहीं चीज कर सकते। और मैं उसका लोग उसको मतलब दिशा भ्रमित हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कम लोग होते हैं। ईमानदारी हमेशा है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी जब तक दुनिया। तो ये थे हमारे साथ चमन शर्मा जी,
ईमानदारी हमेशा रहे थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। सकारात्मक सोच, सकारात्मक कार्य करना इनकी पहचान है और ये चाहते हैं भविष्य में ऐसे ही लोग जीत के आए। जानेंगे क्या कहें। अब मैं एक आखिरी अपील यही करूंगा कि आने वाली 21, 22 और 23 फरवरी को मेरा बैलेट नंबर 90 है, चमन कुमार शर्मा नाम उसमें मिलेगा। चमन शर्मा और चमन कुमार शर्मा नाम लिखा हुआ है। दूसरी रो की सबसे अंतिम में मेरा बैलेट है, तो मेरे पक्ष में आप अपना वोट कास्ट करें, या तो